ये काकड़े सिर के तले गोड्डा देंगे। ये तो जिसका खाओगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इनका तो साथ लेना बहुत बड़ा कुकर्म है। अगर इनका साथ बना रहा, बीजेपी की एक सीट भी नहीं आओगी। खट्टर साहब भी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। खट्टर साहब जो इनकी जितनी खुशामद कर रहे हैं और जितने सारे मलाई देरदार महकमे दे दिए जी, इनका इतिहास जानने के बावजूद कि क्या चीज है दे दिए, ये बेवकूफ़ी नहीं है उसकी। तो ये भजन लाल राजकुमार सैनी समझता ही नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, वो मैं हैरान हूँ जी, वो कैसे एमपी बना। बेबुद्धि का है। और ये किसी के सगे नहीं है। ये दोस्त बना के कत्ल कर दे तो भी ताजुब नहीं। एंड हिज फादर एंड कंपनी, ये लोग बेसिकली इनके डीएनए में ही गड़बड़ है। ये किसी के भी वफादार नहीं है। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इंटरव्यू बहुत अहम होने वाला है और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि आप एक बार इंटरव्यू देखना शुरू कर दोगे तो आखिर तक आखिर पलक नहीं झपकाओगे। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। मैं अभी आया हूँ हिसार में और मेरे साथ हैं नारायण के विधायक श्री राम कुमार गौतम जी। राम राम जी। राम राम। बाबूजी कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। बाबूजी, आपने बहुत हिम्मत मारी बड़ौदा के इलेक्शन में और हर जगह आपने दावा ठोको थे कि भाई योगेश्वर जीतेगा। जजपा ने भी बहुत हिम्मत करी और हर व्यक्ति हर जगह से आया था, लेकिन योगेश्वर साहब हार गए। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा इस बारे में, क्या कुछ अब आपके पास कहने को है? देखिए, योगेश्वर की हार का एक तो सबसे बड़ा कारण है जी, जजप्पा जो पार्टी है इसका वोट सिर्फ कोई 500-400 तो हुए हों, तो बेशक इससे फालतू इसके वोट हुए ही नहीं ट्रांसफर। वो भी केसी बांगड़ ने जो थोड़ी बहुत जितनी मेहनत करी जी उसके हुए हैं। जो दूसरा उम्मीदवार था भैंसवाड़ वाला योगेश्वर का जो गांव था, उसके तो बूथ पे भी आ रहा है योगेश्वर। अच्छा, इन लोगों के इरादे भी अच्छे नहीं थे। इन लोगों का मतलब? इन लोगों का मतलब जजप्पा के जो लोग हैं जी। जजपा के तो आप भी हो जी। जजप्पा का मैं तो चलो जैसे भी हूँ जी, लेकिन जंत एंड हिज फादर एंड कंपनी, ये लोग बेसिकली इनके डीएनए में ही गड़बड़ है। ये किसी के भी वफादार नहीं है। चौटाला साहब ने समझौता किया था बीजेपी से जी। समझौता करके बहुत बड़ी गलती वाजपेयी जी से ये हुई, बीजेपी से हुई। 3 महीने पहले उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। उस वक्त 2000 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें वो खा पी के और
फिर उसने निर्णय ले लिया कि बीजेपी को उजाड़ूंगा। उसने सब जगह बीजेपी की मुखालफत की, मेरे खिलाफ भी भगत राम खड़ा कर दिया और सारी बीजेपी को उसने तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गलती बीजेपी की थी, ऐसे आदमी को पहले चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसको गरज रही नहीं। सारा पैसा खूब डकार गया, बड़े भयंकर मुकदमे चल रहे हैं आज भी, और सारी ताकत उसने बीजेपी को उजाड़ने में लगा दी। ये उसी का खून है। ये इनके कहने से, इनसे जाट भी बहुत नफरत करते और ये किसी के सगे नहीं है, किसी के वफादार नहीं है। लेकिन नारनौंद में तो आप जीता है ना जी। देखिए आप सवाल कम पूछो, मुझे ज्यादा बोलने दो जी। नारनौंद में इनकी गरज थी। नारनौंद में अगर ये मुझे नहीं जितावे तो ये बहुत बुरी तरह हारते। उचाने में ये के मांगे थे उचाने के। चौटाला साहब जब उचाना से जीते थे और जब नरवाना से भी एक बार जीते थे, उस समय वो बहुत पावरफुल थे। वो सरसा फतेह करके आते थे, सरसा फतेहाबाद सब जगह फतेह करके आते थे जी। जब यहाँ से जीतते थे। ये तो वहाँ से सिफर थे। ये तो हम लोगों ने सब ने इसका माहौल बनाया। अगर मेरे साथ वो अगर ये करने लग जाते जो चौटाला साहब ने मेरे साथ कराया था, तो ये इनका खेल क्या था, तो बहुत बुरी तरह हारते। भाई जो लड़का ब्रिजेंद्र अपना एमपी बना है, तो वीरेंद्र सिंह का जी, उससे भी उचाने में हारा था ये दुष्यंत, और उसकी मां से भी हारा था विधानसभा के इलेक्शन में। इसमें ऐसे क्या सुरखाब के पर लग गए थे इसके कि 44,000 वोट से जीत गया। वो सब हम सब की का असर था। मेरे खिलाफत करता तो जो ब्राह्मणों के ही वोट हैं वहाँ 25-26 कितने हैं, मेजोरिटी में अच्छी उसका वोट दिए, जो कभी इनको देख के भी राजी नहीं, क्योंकि इनका जो फंडा है शुरू से ही भ्रष्टाचार और भेदभाव, और तो किताब पढ़ी ही नहीं इन्होंने। इसीलिए देखो कितने खतरनाक इनके मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ। और ये किसी के सगे नहीं है, ये दोस्त बना के कत्ल कर दे तो भी ताज्जुब नहीं है। अमीर सिंह हत्याकांड इस बात का गवाह है। ये चाहते ही नहीं थे कि वो जीतते। दूसरी बात, इनको वो जाट भी नहीं चाहते, और तो इनकी शक्ल देख के राजी नहीं। बस जाटों की एक नारा देते हैं ये, कमेरा लुटेरा जाट बेचारे भोली भाली बढ़िया कौम है, मजबूत कौम है, वो इनके बखावे में आ जाती है। वो इनसे नफरत करते हैं। वोट किसकी दिलाते हैं? हाँ, बांगड़ ने मेहनत की, बांगड़ की वजह से थोड़ी बहुत वोट आई हैं, जितने उसका वकार था। बाकी तो जो कैंडिडेट था इनका भैंसवाल में, उसके बूथ पे आ रहा है योगेश्वर। ये जो वोट बढ़ी हैं, ये योगेश्वर की बहुत भारी मेहनत हार के बाद और सरकारी अमले की। इनकी कोई वोट नहीं मिली। इनकी वोट मिलती तो बहुत तगड़ी वोट से जीतता, हार का सवाल पैदा नहीं होता था। और दूसरी बात, ये भोले भाले लोग हैं जी, बहकावा में आ जाते हैं, जात पात के चक्कर में फंस जाते हैं। अब हुड्डा साहब ये घोषणा करते थे, भाई ये इलेक्शन तो जिस तरह मैम का इलेक्शन में उल्टा पलटी होगी, इस तरह से पलट देंगे सरकार को। लोग बेचारे बहकावे में आ गए। ये सही है कि हुड्डा साहब का कद इस इलेक्शन ने बढ़ाया है जी। इस इलेक्शन में हुड्डा साहब एकमात्र जाट नेता रह गए, इनको लाभ हुआ है। लेकिन हल्का तो उजड़ गया। 4 साल सरकार के बाकी हैं। योगेश्वर काम करने वाला बच्चा है जी। बहुत घोषणा करके गए थे खट्टर साहब, वो भी लागू कराता और भी कराता, बड़ी सेवा करता। लोग जात पात के चक्कर में फंस के तबाह हो गए। दूसरी बात ये सही है कि हुड्डा साहब को फायदा हुआ, इसमें माइलेज मिली है, फायदा हुआ है। दूसरा जो इसमें इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो नुकसान मैं मानता हूँ जी, बीजेपी को तो हुआ ही हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं जी। योगेश्वर इतना बड़ा आदमी, देश का गौरव जी, वो बेचारा हार गया, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। और
सबसे बड़ा नुकसान हुआ राजकुमार सैनी को। राजकुमार सैनी समझता ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं जी, वो कैसे एमपी बना। बेबुद्धि का है। अगर वो समझदार होता तो जब उसने गोहाना से इलेक्शन लड़ा, 2+2 का पाड़ा था, उसको खुली अपील करनी चाहिए थी। वो अपनी पार्टी का मालिक था कि भाई हिंदुस्तान का गौरव है जो मेरे बराबर में बड़ौदा हल्के से लड़ रहा है, इसकी डट के मदद करो, मैं हारूं जीतूं। कोई माई का लाल उसको हरा नहीं सकता था। उसने वहां भी एक खड़ा कर दिया कोई कैंडिडेट, चाहे वोट उसके थोड़ी आई हो, माहौल बिगड़ता है। और ये इसको जो आज उलाहना देता है, वो तो कभी मौका ही नहीं मिलता। ना ये इलेक्शन होता, बाई इलेक्शन, हर सूरत में राजकुमार सैनी जीतता, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतता। अच्छा बाबूजी, मैं एक बात, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आगे के लिए भी उसने अपने अगत में डले बगा लिए, इतना बड़ा नुकसान कर लिया खुद का। उन बेचारे भोले भाले सूरसेन की औलाद सैनी भाई, कोई और गरीब गुरबा, वो भोले लोग हैं, उनको समझ ही नहीं है। अब राजकुमार सैनी का कहना ये था, भाई हुड्डा साहब खा गए, अन्याय किया, चौटाला साहब खा गए, और भी जिक्र करते हैं। अरे तू फायदा किसको पहुंचा रहा है इलेक्शन में भोले भाई? दीदानिस्ता योगेश्वर को मारने के लिए कांग्रेस की मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है जिनके खिलाफ जहर उगलता फिर रहा है। किसका भला कर रहा है वो उनका नुकसान कर रहा है बेचारे गरीब लोगों का। ये वोट जितने उसके गए हैं, ये सारे, अगर यो बहकाता नहीं इनको, तो ये सारे योगेश्वर के जाते, हल्के का काम होता। और शुरू में अगर ये जब इलेक्शन लड़ा था, जहाँ थोड़ी सी वोट से आ रहा था ये गोहाना से, अगर ये योगेश्वर का मैं अपील कर देता, इसका कैंडिडेट है, तो बहुत थोड़ी सी वोट ली है, माहौल इसका तो ज़बरदस्त बनता और जीत वो भी जाता। सबसे बड़ा नुकसान राजकुमार सैनी ने उठाया। चलो अब मेरा अगला प्रश्न पूछ लो बाबूजी। पूछो। मेरा प्रश्न यो है कि अब पिछले इलेक्शन में बरवाड़ा में एक वो कांड चला था, फरसा कांड, उसको भी कहीं ना कहीं, उस शब्द को भी कहीं ना कहीं बड़ौदा में यूज करा गया। हर्षमोहन भारद्वाज जी जो भाजपा में थे और फिर वो कांग्रेस में चले गए, उन्होंने भी कहा, खूब प्रचार किया, और कांग्रेस के कद्दावर नेता ने भी फरसा कांड के बारे में कहा, फरसा नाले का युवाड़ है। इसका कहीं ना कहीं क्या कुछ नुकसान आप मानो? देखिए साहब, फरसा जो कांड था ये नकली कांड था। फरसा कांड जो है ये बिना मतलब के वाहियात प्रचार कराया गया। इसका खट्टर साहब का बिल्कुल बाल जैसा भी दोष नहीं है। मैंने वो देखी थी, वो जो टीवी की क्लिपिंग, उसमें खट्टर साहब भाषण दे रहे थे, बहुत सीरियस अपने भाषण देने लग रहे थे, और एकदम उसके मुंह पे चांदी लादने लगे, माथे पे, जो आंखों पे भी आ गई। गुस्सा आना स्वाभाविक है, खट्टर साहब का कोई दोष नहीं, मतलब एकदम अचानक से यूं काम वहां कर दिया, जिससे बेहुद्दापन था उनका, सारी गलती उनकी थी। और मेरे उसके बाद फिर उनके खिलाफ प्रचार करे, खट्टर साहब के खिलाफ उनको गलत बताने के लिए कांग्रेसी थे, उनने पकड़ लिया, हर आदमी को अरे फरसा ना लाइयो, फरसा कांड। वही बकवासबाजी थी। था क्या ये? इसमें कुछ भी नहीं था। खट्टर साहब के मन में एक प्रभाव जरूर पड़ा उसके बाद जी, खट्टर एंटी ब्राह्मण हो गया। ओके, खट्टर के दिमाग में जहर फैल गया कि ये लोग तेरे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेने इनका क्या बुरा किया है। उसका कौम को, ब्राह्मण कौम को इतना नुकसान हुआ जिसका कोई अंदाजा नहीं। आज ब्राह्मणों का हरियाणा में कुछ नहीं बचा। इस फरसा कांड का इतना तगड़ा असर पड़ा, ना कोई वीसी, ना कोई रजिस्ट्रार, ना कोई एसपी लग रहा है, इक्का दुक्का कोई पंजाब का एक भाई लग रहा है, कोई रोहतक में एसपी, कोई ना डीसी एक लग रहा है, सिर्फ अम्बाड़ा में रिटायर होने वाला, वो डीसी से आईएएस बना था। ब्राह्मणों की बात करें तो एचएसएससी में जो भारत भूषण भारती थी, देखिए सुनिए जी, मैं कहता हूँ बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा एक तो फरसा कांड का जी,
जो भारती वाली बात कह रहे हो जी, भारती की जो बात है, भारती के खिलाफ जो ये दुष्प्रचार किया गया जी, काला ब्राह्मण और ये ब्राह्मणों की लड़की, ये फलाना दिखड़ा, ये जी। बहुत वाहियात प्रचार था। उसका बेचारे का भारती का कोई लेना देना नहीं इसमें। वो पेपर सेटर थोड़ी था, वो पेपर सेटर नहीं थे, वो ही वॉज नॉट पेपर सेटर। वो तो बेचारे के खिलाफ है। उसका उस कांड का ये असर पड़ा कि वो ब्राह्मण की शक्ल से घृणा करने लगा। उसका मैं छोटा सा मिसाल बताता हूँ जी। संस्कृत भाषा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा है। ये सब भाषाओं की माँ है, प्राचीन भाषा जी। सारी भाषाएं इसी से निकली हैं जी। केरल में भी आप जाओगे तो हर कास्ट का आदमी संस्कृत में बोलता मिलेगा, संस्कृत में बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है ये जी। देश की बहुत बड़ी भाषा है जी। इसका अपमान आज हरियाणा में इतना है, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं। उसका जिम्मेवार है फरसा कांड। और ये भारती के साथ जो वाहियात प्रचार करा, 4-5 महीने बेचारा सस्पेंड रहा। उसका क्या कसूर था? उसका असर ये पड़ा संस्कृत की। ये जो अपना भूपेंद्र हुड्डा है जी, 2012 में चीफ मिनिस्टर था जी, जी। ये इसने 3 बार चौई देवीलाल को हराया है। चौई देवीलाल सबसे बड़े कदावर नेता रहे इस हरियाणा के। बिल्कुल। किसी ब्राह्मण ने इसका कोई बुरा नहीं कर रखा जी। हमेशा इसके वोट देते थे। एक बार पंडित भगवत दयाल ने चौई रणबीर सिंह के खिलाफ बाबे को खड़ा करके मदद करी थी जी। एक बार तो जब ब्राह्मण इसके हक में नहीं गए, और एक बार वाजपेयी जी का चौटाला साहब का जब समझौता हुआ था उस वक़्त नहीं गए। ब्राह्मण वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे जी। 2 बार के अलावा ब्राह्मण कभी खिलाफ नहीं गए। लेकिन इसके बावजूद इसके आसपास जो घूमते हैं जी, वो सारे, हाँ जी, वो सारे ही लोकदल के उतरे हुए लोग हैं, लोकदल के निकाले हुए लोग हैं। वो उनकी किताब में 2 ही बात है, भ्रष्टाचार करो, भेदभाव करो और जातिवाद का जहर फैलाओ और खूब लूट मचाओ। हुड्डा साहब घिरा हुआ है उन लोगों से। उन्होंने उसको एक बात पढ़ाई किया, संस्कृत जो है ना जी, ये ब्राह्मणों की भाषा है, जबकि सारे पढ़ते हैं इसको जी, कि ये मठा ने इनने बंद करा दे, गुरुकुल ने जी, पाठशाला संस्कृत की इनको बंद करा दे। ये इस पोस्ट में तू इस ओटीनर शिक्षा शास्त्री ने और आचार्य ने इन्हें निकाल दे। उसने केवल एमए संस्कृत की क्वालिफिकेशन रखती लेक्चरर के लिए। उनके प्रभाव में हुड्डा जो है प्योर लोकदलिया जो पुराने हैं नहीं, जो असली होया करें जो उनके से गिरा हुआ। वरना हुड्डा कोई बुरा आदमी थोड़ी था, बहुत पॉलिटिकल आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है। लेकिन जहर भर भर के, जबकि तो रणबीर सिंह जो थे उनके पिताजी जी, वो गुरुकुल में पढ़े हुए थे भैंसवाल में। उसने कुछ भी नहीं सोचा। और फरसा कांड का जो असर था 2017 में तो खट्टर साहब ने अमेंड कर दिया, दोबारा फिर वही क्वालिफिकेशन ऐड कर दी, ओटी शिक्षा शास्त्री आचार्य ऐड कर दी 17 में जी। लेकिन 18 में ये भारत भूषण भारती का जो ये इसको सस्पेंड कराया जी, बिना मतलब के जी, उसका प्रभाव इतना खतरनाक पड़ा कि अमेंडमेंट के बावजूद 19 जनवरी के महीने में 19 में जी, 18 को तो ये फरसा ये क्या नाम भारती कांड हो गया जी, और फिर ये 19 में ये लिस्ट निकली। उसने वो ऐड नहीं करे अमेंडमेंट के बावजूद। इतनी घृणा होगी उसको ब्राह्मणों से कि ये तो ब्राह्मण तो तेरे खिलाफ हैं, जबकि उसने ब्राह्मणों का क्या बुरा कराया था? ब्राह्मणों का तो उसने वही आचपना था, सालों का अकल ही नहीं, बेअकले लोग भारती के खिलाफ इस्तीफा दे, फलाना दे।
और ये हर्ष मोहन भारद्वाज चाहता था मैं चेयरमैन बन जाऊं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। इसको शर्म नहीं आई रामखोर को वहाँ योगेश्वर के खिलाफ गया। ये कौन सा तुकम है, मेरे यही नहीं समझ में आई। इसको किस बात का HSSC का मेंबर क्यों बनाया ऐसे आदमी को। मैं बहुत और शब्द नहीं कहना चाहता, बहुत बातें जानता हूं मैं। कोरी नीचता के लोग हैं ये, कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर उसी का प्रभाव खट्टर साहब के दिमाग में ही पड़ा। खट्टर साहब भी एंटी ब्राह्मण हो गया। उसने संस्कृत को अमेंडमेंट के बावजूद जब वो लिस्ट जारी कर रहा था, उसने भी नहीं कहा भाई ये हमने अमेंड कर दिया, ये क्यों कर रहे हो इतना बड़ा जुल्म। 900 के करीब कुछ लेक्चरर थे जी, और 825 संस्कृत के टीचर हैं जिनकी ड्यू है प्रमोशन लेक्चरर के, वो भी नहीं करे, इसलिए सोच के कि भाई इसमें ब्राह्मण मिलेंगे ज़्यादा। वो भी एंटी ब्राह्मण हो गया। तो इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा है। तो मैं ये प्रभाव बड़ौदा पे आ गया। बड़ौदा पे तो कुछ नहीं पड़ा जी, बड़ौदा पे इसलिए। लेकिन HSSC का कोई मेंबर कोई और वो नहीं बन पाया मेरे ख्याल से। HSSC का अब ब्राह्मणों का एक मेंबर नहीं है। ब्राह्मणों की सरकार में कोई एक भी आदमी ब्राह्मणों का ऐसा नहीं है जो किसी का ठीक सी पोस्ट का कोई ट्रांसफर भी करा लिया हो। अपॉइंटमेंट तो दूर की बात चली गई। ना कोई वाइस चांसलर, ना कोई रजिस्ट्रार, ना कोई। ब्राह्मणों का इस राज्य में खेल खत्म हो गया बिल्कुल। फरसा कांड और नौकरियों के मामले में वो भारतीय वाला कांड। आप अंदाजा लगाओ, GSO की पोस्ट थी और कई BPGC की पोस्ट थी, कोई स्टे नहीं था कोर्ट का जी। इसलिए नहीं लगाई। इसमें थोड़े बहुत ब्राह्मण भी हो सकते हैं, हालांकि कौम तो इसमें 4 हैं जी, और इनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। हर राज ने अन्याय करा है। अब इसके बावजूद उन्होंने सोचा इसमें भी ब्राह्मण पाओगा, इसको खाओ। ये सारा फरसा कांड की देन है। और इसकी भारती के साथ जो ये सलूक किया ब्राह्मणों ने, बहुत गलत सलूक किया। खट्टर साहब ने क्या कसर छोड़ी यूँ बताओ। इसको DP वत्स को MP बना दिया, मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि पुराना BJP का था ना, सही बात, नया था जी। 2 टिकट दिए हरियाणा में। खट्टर साहब की सहमति होगी जब भी मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद शर्मा को बना दिया, रमेश कौशिक को बना दिया जी। और जो इसने ये संस्कृत जैसे कांड करे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने, इसका छोरे का हारने का क्या काम था। घृणा ले ली इसने। ये एंटी ब्राह्मण हो गया पूरा। अब ये बेशक कुछ कहो, मैंने भाई चेयरमैन लगा दिया DP वत्स को, मैंने ये किया वो किया, मैंने कुलदीप शर्मा को गली में घूमते को मैंने वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, फिर स्पीकर बना दिया, टिकट दे दी, फलाना कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लड़के का अरविंद शर्मा से हारना, अरविंद शर्मा में क्या क्वालिफिकेशन है बताओ मेरे को। जो लोग अरविंद शर्मा को नजदीक से जानते हैं उनको पता है वो क्या है। और उसने हरा दिया इसके छोरे को। सही बात है। यो एकदम असल में क्या है जी, इसके आसपास जितनी कोटरी है, जितने इसके साथ वाले लोग हैं जिनसे सलाह लेता है, दीपेंद्र जी की, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर, दीपेंद्र तो ले उनका लड़का है जी जी। वो सारे उसने रोज छोटू राम बनाए हैं। छोटू राम तो कुछ भी नहीं था। छोटू राम का भी तू बहुत बड़ा बन गया, और यूं और कर दे तो सूरजमल ने भी टप देगा। और तू यो काम और कर दे, इन बामना का तू सिर तार के ले आ, तू भाई इतना बड़ा नेता बन जाएगा। जिस तरह हुड्डा गोत की स्थापना हुई है, न्यू तेरी बहुत बड़े आदमी के तौर पे इसकी पढ़ाई ये कराओ सी। इनका आप यूं देखो, ये इतना गलत तो था ही नहीं। जो आदमी जिनकी वोट से 3 बार चोई देवीलाल जैसे कदावर आदमी को हरा गया, कोई छोटा नेता था चोई देवीलाल, जाटों का भगवान था, उसको हरा गया। इन सब जातियों ने मदद करी होगी जब हरा गया। अरब के उसका छोरा मारा गया।
उसका कारण तो यही है जी। और ये भी जो उसके छोरे का जितनी वोट आई थोड़ी वोट से आ रहा है जी मुकाबले में, ये तो बूथों पर जबरदस्त धांधली हुई है गांवों में, वरना तो लाख से ऊपर वोट से हार रहा था सिर्फ इसके कारनामे की वजह से। खिलाफत थी बड़ी जबरदस्त, हर जाति में खिलाफत थी। कहीं वो SC-BC का अखर है। बहुत बातें जानता हूं मैं, कहना नहीं चाहता इसकी, इससे मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन काम ये जो करे हैं इसने, इससे मुझे बहुत दुख आता है। केले में थे बेचारे वो चोटी वाले बामन, इसका मान लिया थोड़े मोटे नौकरी भी लग जाते। भाई पाठशाला में कोई बेचारे गरीब गुरबे जावे हैं, कोई जावे है, कोई अमीर आदमी, सही बात है जी। कोई गुरुकुल में पढ़े, इसका बाबू भी तो पढ़ा था। और ये जब तक इन लोगों में फंसा रहेगा, इसके दिमाग में होगा कांग्रेस आगे आ जाएगी। कांग्रेस तो खट्टर साहब तो इसने लिया होगा तो लिया होगा। खट्टर साहब जो है ये तो पॉलिटिकल आदमी है, इसके तो सिर्फ हवस जो है इसका ये घोषणा करना, इसका जाट नेता बड़ा बनने की बड़ी भयंकर हवस है इसके। भाइयों ताल कटोरा में मैं पहले जाट सूं बाद में चीफ मिनिस्टर हूं। अरे पागल, सारे जाने तन्ने तू जाट है। अरे चीफ मिनिस्टर तो, राजा तो सब जनता का पिता समान होता है, सब जनता उसकी राया होती है, बच्चे होते हैं उसके। अरे तू जात पात का खिंडारा है इसमें, सिर्फ जाट का नेता बनने के लिए। मैंने इसको एक बार कहा था, मैं ये दोनों बैठे थे, वो कहे यार तू यो जो काम कर रहा है, कोई काम बात थी, इससे मुखा तू कांग्रेस का नाश करेगा, नुकसान करेगा। नहीं बोला बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कैसे? बोला 85-90% जाट मेरा साथ देंगे, मगर ये चौटाला खानदान यो खत्म हो गया, ये बोला भूल जाए इनको। अरे मुखा तू ज़्यादा से ज़्यादा यूँ सोचता होगा भाई इनकी सारा ही जेल हो जाएगी, तेरी कौम में मैं पैदा तो नहीं हो रहा, लेकिन रहूँ थारे में हूँ भाई। ये तो सरपंच बना दे कतली ने, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग यूं कहेंगे जी। देखिए ए बोला इसकी जेल खत्म हो जाएगी, जेल तक छूट जाएगा, सरपंच बना दो। ये तो चीफ मिनिस्टर हैं ये, इनको जेल में कटवाने खातिर तो जाट मरना मार देंगे। मैंने कहा लेकिन इसके दिमाग में बहुत बहुत गलत भावना बन रखी, और अगर ये उन्हीं के साथ रहेगा जो बिल्कुल जिनके दिमाग में जात पात और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है जी। जो बिल्कुल किसी जमाने के नेलो से आए हुए लोग हैं। नेलो का धंधा तो आप जानते हो इनका क्या है, भाषण देंगे स्टेज पर खड़ा हो गए, लड़ाई है कमेरे की लुटेरे की। सबसे बड़े लुटेरे ये हैं, इनसे बड़ा लुटेरा तो इस धरती पर कोई नहीं है, और किसी के भी नहीं है मीत, ये किसी के नहीं है। लेकिन आज तो भाजपा के ये पैसे की हैं, ये भाजपा के साथ है ना। भाजपा की एक बात और बताता हूं आपको जी। चोई भजनलाल बिश्नोई परिवार से थे, जाट बिश्नोई, और बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। वो कहते थे, एक दिन मैंने उनको कह दिया, माचोई साहब पॉलिटिक्स नहीं है या शब्द, मगर ये पॉलिटिक्स है। कहने लगा भैया कुछ हो जानू सबसे ज्यादा समझता। कहता है PhD है मेरी इसमें। वो बहुत इंटेलिजेंट थे वो। आप यूं देखो, चीफ मिनिस्टर बनते ही उनकी कौम की हाजिरी हरियाणा में 1% भी नहीं है, 0.66% है। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनते ही सीधे जाट कॉलेज में आए जी। कहने लगे, बड़ा भावुक होकर उन्होंने भाषण दिया। अच्छा, आपने सुना है वो भाषण? मैंने सुना जी। कि देखो भाई आज मुझे बहुत खुशी है, थारा भाई आज भाई बनते ही चीफ मिनिस्टर सबसे पहले अपनी कौम में आया है, अपने कॉलेज में आया,
और भाई मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लो, हम जाट सा इतने साल पहले 29 कायदा कानून के हम बिश्नोई बने थे। और भाई आज मांगो जो मांगना है। और उन्होंने कहा चोई साहब ये एसपी का दफ्तर है सामने, पहले तो हमने यो दे दो जाट धर्मशाला के लिए जी। चोई साहब ने 1 मिनट नहीं लगाई, दे दिया। इसको बनाने के लिए रुपए दो, दे दिए। कॉलेज की ग्रांट, उन दिनों ग्रांट का मामला था जी, ग्रांट दे दो इतनी, उससे भी फालतू दे दी। और कहने लगा भाई राज थारा है और भाई जो मांगो वही दूंगा और हर साल आया करूंगा। अगली बार उसके जूत मारे, उसकी जात नहीं पूछी। और जितने बड़े बड़े जाट नेता थे, चोई देवीलाल चोई बंसीलाल, उनको मोटा मोटा कह के कौम के नज़दीक नहीं आने दिया। बेसिकली वो जाट था है। लेकिन उनने सोचा अगर ये इतना शाना आदमी अगर इसमें बढ़ गया तो ये तो कदे भी नहीं डिगेगा, हमारी राजनीति खराब हो जाएगी। चोई भजनलाल वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट। जब जाटों ने उसको नहीं अपनाया तो उसने अपनी सूझबूझ से सारे हरियाणा का चमारों को और बनियों को और जाटों को छोड़ के जी वो सब कौम का नेता बन गया। ब्राह्मण उसके खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते थे, बैकवर्ड वाले उसकी पूजा करते थे, पंजाबी भाई जो थे उसको बहुत बड़ा आदमी मानते थे, और मुसलमान भाई वो बड़ी इज्जत करते थे उनकी। वो बहुत बड़ा कदावर नेता था हरियाणा का अपनी सूझबूझ से। और खट्टर साहब को उससे सीख लेनी चाहिए। खट्टर साहब तो पंजाबी बिरादरी में पैदा हो रहा है, वैसे तो देखो बिरादरी हमारी सबकी एक है जी जी। खट्टर साहब जो इनकी जितनी खुशामद कर रहा है और जितने सारे मलाईदार महकमे दे दिए जी, इनका इतिहास जानने के बावजूद कि क्या चीज़ है, दुष्यंत साहब को दे दिए जी। ये बेवकूफ़ी नहीं है उसकी, उसको तो भजनलाल से सीखना चाहिए। फटाफट फटाफट इनसे निजात पानी चाहिए, उनकी सरकार टूट जाएगी। खट्टर साहब की सरकार कोई नहीं तोड़ सकता। और खट्टर साहब अगर समझदारी से काम ले तो जितनी जल्दी हो इनसे पीछा छुटाएं। अगर इनका साथ बना रहा बीजेपी की 1 सीट भी नहीं आओगी। खट्टर साहब भी बहुत बुरी तरह से हारेंगे। चीफ मिनिस्टर है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इनका तो साथ लेना बहुत बड़ा कुकर्म है। ये किसी के मीत नहीं है, इनको पैसा चाहिए। जाट के भी नहीं है ये, जाट का क्या मांगे ये, इनको ना आगे का भविष्य का लेना देना। ये तो कहते हैं कि भाई कई हजार करोड़ जोड़ लो, उसके बाद से हारो जीत तो फिर बका लेंगे लोगों ने। 1.5 साल 1 प्लान हार सही, 2 प्लान हार सही। खट्टर साहब इनसे केले हुए है, मेरे तो ये समझ में नहीं आती। और मुझे तो बड़ा दुख है इस बात का। खट्टर साहब ने दिख दे भयभीत हो जाए सर। खट्टर साहब बताओ किस बात का केडर है इनसे, ये किसी के हैं? चौटाला साहब ने कई हजार करोड़ के मानस बना दिए, अपने दादे के नहीं है, अपने चाचे के नहीं है, अपने कोई इनका रिश्तेदार इनसे बात नहीं करता, कोई इनकी बुआ बहन कोई इनसे बात नहीं करती। दे हेट। और जाट कौम इनसे नफरत करती है। खट्टर साहब इनने क्यों लादे हंड है, इतने महकमे दिन सारे पब्लिक डीलिंग के महकमे हैं। आप देखो PWD&R जी, इंडस्ट्रीज जी, पैसा का महकमा, ये अपना एक्साइज टैक्सेशन, पंचायत का महकमा जी, फूड सप्लाई। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राजनीति होगी। कुछ नहीं राजनीति, पागलपना है ही कुछ नहीं राजनीति।
इससे फुलिशनेस ऑफ मनोहर लाल खट्टर एंड द हाई कमांड। ये काकड़े सिर के तले गोड्डा देंगे, ये तो जिसका खाओगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। आप देखो अमीर सिंह हत्याकांड इस बात का जीता जागता मिसाल है, जिसके घर से हलवा मंडा खा के आए थे, उसकी लाश मिली थी मुंडाल में। जिस बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया उसी बीजेपी को उजाड़ दिया ओम प्रकाश चौटाला। उसी का डीएनए है ये, उसी का खून है ये। मुझे तो बहुत ही खट्टर साहब की अकल पे बड़ा तरस आता है। इज ए नॉन पॉलिटिकल मैन, पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं। और भूपेंद्र हुड्डा तो अगर ये बेवकूफियां नहीं करता जात पात की जी, तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, व्यवहार कुशल है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन वो जाटपने में धस गया, पागलपने में धस गया। ये क्या मतलब था बताओ? पहले जाट सू तू भला करने लग रहा है, इससे फालतू तो भला तेरे से फालतू तो जाट का किसी ने करे ही नहीं है। जी, अब दो बातें आ गई। एक तो आप यूँ कहो कि भाई यह 4 साल रह गए बड़ौदा में, ये तो बड़ौदा वासियों की थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। एक को भाई ये दोनों गठबंधन है, कुर्सी खतरे में है, फिर ये 4 साल सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? 100% चलेगी, धड़ेले से चलेगी। खट्टर साहब का कोई बाल नहीं पाड़ सकता, इसका कोई बाल नहीं उखाड़ सकता अगर ये इनसे पीछा छुटा ले। और अगर ये यूं ही लगा रहा खट्टर साहब इनके पीछे जी, मुझे नहीं पता उनकी क्या मनसा है, बीजेपी की क्या हासिल करना चाहते हैं। यो तो इलेक्शन ताज़ा ताज़ा था और बहुत बड़ा कदावर आदमी था योगेश्वर जी, जो ये थोड़ी वोट से आ रहा है। लेकिन बाई इलेक्शन में सरकार का हारना बहुत मायने रखता है। पूरे अगर ये किसी तकड़े आदमी को जी, किसी तकड़े से तकड़े आदमी को टिकट दी होती, चाहे डॉक्टर नरवाल है, हालांकि बड़े भारी रसूख है उसका, जमानत जब्त होती, 30,000 वोट क्रॉस नहीं करता। एक तो उसके लिए फरसा कांड सबसे बड़ा कांड, ये नकली कांड जिसका प्रभाव कुप्रभाव है खट्टर के दिमाग पर। वो ब्राह्मणों से घृणा करने लगा। और दूसरा भारतीय कांड। अगर खट्टर साहब आज भी समझ से काम ले ले जी, समझदारी से जी, भजनलाल से ही सीख ले, तो फौरन इनसे निजात पाके धड़ेले से राज करे, बढ़िया राज करेगा वो। अच्छा बाबूजी, सीधा सा एक प्रश्न है। आज हम हिसार में बैठे हैं, आप नारायणगंज में कम समय लगा रहे, क्या लगता है जनता आपको चुन के खुश है कि दुखी है? क्योंकि आप अक्सर जनता मेरे को रोवेगी। जनता यूं कहेगी ऐसा नालायक एमएलए बनाया, हमने बहुत बड़ी गलती की। कैप्टन उसको हराया है अभिमन्यु को, बहुत पावरफुल आदमी को हराया है जनता ने। जनता ने सीएम जैसा था जी, और मैं नहीं एमएलए जैसा भी, मेरे पास कोई पावर नहीं। आई एम ए पावरलेस मैन। क्यों पावर नहीं? विधायक है जी। अरे विधायक के क्या पावर है? एक तो यो गलत कानून बना गया, यो के था राजीव गांधी, वो बहुत कमजोर आदमी था। उसने सोचा एमपी 73 सरकार तोड़ देंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ बना गया। तो मतलब अगर वो कानून ना होता तो आप भाजपा में चले जाते। मैं किस में जाता, छोड़ो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन जी। अच्छे आदमी को लोग मन चाहे आदमी को बनाते, ये नहीं कि बंधुआ मजदूर की तरह रहते। अरे ये सारे जानते हैं कि एक आदमी खाने लग रहा है हर जगह, करप्शन है, करप्शन, करप्शन है, तो करप्शन। एक साल में आप कभी दुष्यंत जी से नहीं मिले कोई काम को लेकर? तय जी का जिक्र ना करा कर छोरे, मत करे जिक्र इनका जिक्र मुझे अच्छा भी नहीं लगता। क्या जिक्र करता है? कोई बड़ा देश भगत का जिक्र कर रहा है भाई, बड़े को स्वतंत्रता सेनानी का। अरे डिप्टी सीएम तो केबरा कौन बन जाए, डिप्टी सीएम बन गया। डिप्टी सीएम जिनकी वजह से बना है, जिनकी वजह से एमएलए बना है, उनका तो वास्ता ही कुछ नहीं राजकाज से। क्या हो गया? बन गया तो अपना खूब माल पी रहे हैं, और क्या
खास तो बात। आप भी चाहो थे भी कोई पद आपने, छोड़ो इस बात को, तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो मतलब आप ये सवाल नहीं। आप ये समझो कि भी नारनौंद के लोग नाराज हैं आपसे। नारनौंद के लोग बिल्कुल नाराज। नारनौंद के लोगों को मैं कोई टाइम दे रहा, उसका एक कारण तो ये राज काज की जो रचना है, ये बड़ी वाहियात की रचना है ये जी, जिसमें हमारा कोई सिर नहीं। हम्म, दूसरा सबसे बड़ा कारण जी, ये लॉकडाउन भी इसका बड़ा कारण है, क्योंकि बूढ़ों का बैरी है कोरोना। कोरोना जो है इसमें लॉकडाउन रहा, आज भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, 3 गज दूर से बात करो। जी जी जी। और 75 साल, आज मेरा जन्मदिन है, 75 साल का हो गया मैं। वाह जी वाह। और 75 साल के आदमी के लिए तो बहुत हानिकारक है ये कोरोना। मेरा साड़ा मेदांता से आया है 10-11 दिन में, एक दिन वहाँ रहा, इसमें ये जो अग्रोवा मेडिकल है 2 दिन घर रहा। बहुत मेरे समधी कोरोना में, मेरी समधन कोरोना में, इससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहीं जाता नहीं, किसी ब्याह शादी, कहीं किसी के मौत में, क्योंकि मैं खुद अगर फंस गया तो मैं किसके आगे क्या करूँगा। तो एमएलए बना के मुझे कोई खुश नहीं रहेगा, और वो मेरे को तो बहुत बुरा मानेंगे कि ये आदमी ओए होए हमारे से बहुत बड़ी भूल। 2024 में जब इलेक्शन होगा तो किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते? मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं किसे इलेक्शन लड़ूंगा। मैं तो यूं चाहूँ अब ये अपना रजत मनोहर लाल खट्टर जी 4 साल इसका बढ़िया राज चले जी, सबको सबका हक दे। जी इन लोगों से, दुष्यंत एंड कंपनी से दूर अपना राज चलावे, इनसे किनारा कर ले और सबको सबका हक दे, ईमानदारी नेक नियति से राज करे, बेईमान लोगों से दूर रहे। इसके के मोल्लू रो हैं यूं बता, ना कोई ब्याह कर रखा है इसने, कोई औलाद हो, बे औलाद खातर आदमी तरसदा हंड है जी। ये तो ऐसा राज कर सके जोगी गाँव है। सही बात है। ये तो मेरे समझ में नहीं आती ये किस तरह से का राज कर रहे हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। चलो सबसे पहले तो जी आपको थोड़ा सा लेट मैंने पता चला, जन्मदिन मुबारक हो बाबूजी आपने। चलो आपका धन्यवाद। तो जी आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। या और कुछ आप समाज में मैसेज देना चाहेंगे किसी विषय पर? बस समाज में तो यही कहूँगा भाई, देखो एक तो इस जात पात से बचो, ये बहुत गंदी बीमारी है। अच्छा इंसान किसी बरादरी का हो उसको चुनो जी। अच्छा इंसान जहाँ भी कोई ईमानदार और बढ़िया अफसर हो उसको तरजीह दो जी। उसकी हमेशा उसको कोऑपरेट करो। बेईमान आदमी जहाँ भी कहीं नज़र आए उसको साले को जितना उसका बुरा कर सकते हो उतना बुरा करो। और मैं हरियाणा में भी ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये जात पात कम हो जी। और मैं सोचता था इस इलेक्शन के बाद जात पात ख़त्म हो जाएगी हरियाणा में, लेकिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, हम नहीं समझा पाए और योगेश्वर जैसा उम्मीदवार हार गया। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। अच्छा, मैंने एक आपका प्रोग्राम देखा था जब आप चंडीगढ़ थे, खट्टर साहब ने आपकी एक सेकंड में बात मान ली EWS को लेके, एज रिलैक्सेशन को लेके। कोई पहले से प्री प्लानिंग थी कि एकदम अचानक से कोई जी बस सारी बात जी? देखो हमने मांग सवाल लगाया हुआ था जी, उन्होंने अनिल विज को कह दिया आप जवाब दो। अनिल विज ने कहा भाई मांग तो है बहुत अच्छी लेकिन नामंजूर करते हैं। मैंने खट्टर साहब से कहा माँ भाई ऐसा है अनिल विज तेरे से तो ये उम्मीद थी नहीं भाई। खट्टर साहब तो कंजूस है भाई, खट्टर साहब तो दे नहीं। खट्टर साहब ने इमीडिएटली अब ये घोषणा कर दी। हो सकता हो पहले सोच के आए हो ये घोषणा करनी है, लेकिन पता नहीं किस वजह से उस दिन टाल रहे थे। हाँ भाई, थोड़ा सा टेक्निकल सा इशू हो गया था। अब मैं दोबारा से फिर आता हूँ EWS पर। बाबूजी आप कुछ कम ही बता रहे थे EWS का। वैसे तो खट्टर साहब ने अच्छी खुशखबरी सुनाई है, फिर भी कोई कमी रह गई थी। देखो इसमें सरकार को एक सावधानी बरतनी पड़ेगी जी, क्योंकि
30 साल की उम्र होगी, बढ़ गई 25 से जी। आजकल नकली डिग्रियों का बहुत चलन है। और ऐसे अनेक लोग घूमते हैं जी। वो कहते हैं जी एमए की डिग्री तो इसी ला दूं जिसका आरटीआई में ब्यौरा पूछ लियो, यूं का यूं डिग्री मिलेगी पास। एमए की बीए भी +2 नहीं, हम एमए बीए बना देंगे। और +2 के बाद बीए के 4 नंबर और 3 नंबर रख रखे हैं एमए के। ये 100% मिसयूज होगी ज़रूर। एमए जो नकली डिग्री वाले हैं, इतनी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, घर घर में यूनिवर्सिटी खुल रही हैं और वो बेचते हैं ये डिग्रियां। वो जेन्युइन भर्ती होने वाले को भर्ती नहीं होने देंगे। इसके लिए सरकार को प्रबंध करना पड़ेगा। मतलब जो 7 नंबर हैं बी और एमए के, 4 नंबर उसके, 3 नंबर उसके। हाँ। अच्छा, डिस्टेंस, अच्छा फर्क पड़ गया, सारा ही फर्क पड़ जाएगा इससे जी। इससे एक तो बढ़िया कराया खट्टर साहब ने जी कि भाई जिसका पिता गुजर रहा है उसके 5 नंबर, जिसके घर में रोजगार नहीं है 5 नंबर, ये तो अच्छी चीज़ है जी। लेकिन ये जो है इसके लिए या तो ये कर सकेंगे कि नहीं कि भाई हरियाणा से कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो जिस यूनिवर्सिटी में धांधली नहीं है, या तो वो ध्यान करना पड़ेगा या शुरू में ही उनके टेस्ट लेने से पहले उनकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी ये कौन से कॉलेज में पढ़ा था, क्योंकि डिस्टेंसिंग से भी आजकल बीए कर सकते हैं जी। तो ये इसमें मिसयूज 100% होगी। ये तो गड़बड़ हुई है। बाकी तो ये बहुत अच्छा फैसला है। 25 से 30 जो रहे हुए बचे हुए भाई हैं उनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को ये करिए, ये बहुत अच्छा फैसला। अच्छा बाबू जी, ये तो था आपने जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठाया, खट्टर साहब ने उस पर खुशखबरी दे दी। एक प्रश्न बना है किसानों के ऊपर, जो 3 अध्यादेश आए थे, कानून बना दिया उनका, फिर भी मामला उछल रहा है। 26 तारीख ने दिल्ली में लोग कूच करने लग रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो जी, मेरा तो जहाँ तक किसानों की बात है जी, मैं किसान घर में पैदा हुआ हूँ, किसानों की हर परेशानी को समझता हूँ। हर जगह किसान लुटता है बेचारा, बहुत मेहनती लोग हैं। किसान ही देश भगत है जिनके सारे ये देश चल रहा है। उन्हीं के बच्चे सेना में हैं, उन्हीं के बच्चे देश की रखवाली में हैं, उन्हीं के बच्चे जो है वो मैक्सिमम देश भगत जो है यूँ लगा लो किसानों के बच्चे हैं। जो सरहद पे लड़ेगा जी उसमें कमी तो कोई हो ही नहीं सकती। दूसरा, किसान ही एक ऐसा प्राणी है जो देश का पेट भरता है और किन कठिनाइयों से गुजरता है मैं उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मोदी साहब को सब किसान संगठनों को बिठा के बात करके जो कमी पेशी है, मुझे नहीं पता क्या है, कमी पेशी है भी कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता, मैंने कभी इसकी स्टडी नहीं करी है जी। अगर कमी पेशी है तो वो दूर करनी चाहिए। और जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, खट्टर साहब ने एक बात कही है कि वे एमएसपी जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन मैं राजनीति से भी इस्तीफा ले लूँगा, दे दूँगा। चीफ मिनिस्टर की तो कोई बात है ही नहीं। यही बात दुष्यंत साहब ने भी कही। चलो वो तो क्या कही क्यों कही मुझे नहीं पता जी, लेकिन मैं तो हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर है उसकी बात करता हूँ। वो तो क्या कहते हैं किस वक्त क्या नहीं कहते उसकी तो कोई मीनिंग वाली बात है ही नहीं। कुछ नहीं मायने रखती उनकी कुछ भी कही हुई बात। लेकिन मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर जो बात कहता है वो उसमें हर इंसान को वजन समझना चाहिए। और मैं तो फिर मोदी साहब को यही कहता हूँ भाई जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करना चाहिए। हालांकि मोदी साहब का मैं बहुत बातों का कायल हूँ, मैं इस पार्टी में ना होके भी
जो 370 धारा हटाई है जी, देश का शरीर का अंग जी, कट के दूसरी अलग चला गया था। जम्मू कश्मीर की ये पोजीशन थी, कश्मीर तो देशद्रोहियों के कब्जे में आ गया था 370 धारा की वजह से। अब ये 370 धारा इसने हटाई, ये बड़ा कमाल का काम किया है। मैं इस मामले में फ़ैन हूँ मोदी साहब का। और दूसरा काम इसने जो किया है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा काम है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने लग रहा है जी। ये कांग्रेसी भाई और अनेक लोग जो देश हित के नहीं हैं, वो सारे बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए थे, वोटों के चक्कर में। हालांकि मैं मुसलमान भाइयों की भी गलती मानता हूँ। अगर ये सारे मौलवी और नेता ये कहते भाई अयोध्या में राम पैदा हुआ था, शुरू से ही सब जानते हैं, भाई तुम अपना मंदिर बनाओ और भाई जो शुरू की उसकी नींव है उसमें ईंट हम रखेंगे, तो कितना बड़ा काम करते वो, कितनी भावना उनके प्रति अच्छी होती। ये जो मामला है, जो मंदिर का निर्माण का मोदी साहब ने करा, मैं उसका भी बहुत बड़ा कायल हूँ। मोदी साहब से मैं नहीं कहता सारे काम अच्छे हुए, बहुत काम गलत भी हुए होंगे, कोई भगवान तो है नहीं, मोदी भी साधारण आदमी है जी। लेकिन ये दो काम जो हैं बहुत बड़े काम हैं। दूसरा 3 तलाक का मामला था हमारी मुसलमान महिलाओं का जी, वो तलाक तलाक तलाक, ये बड़ा दुष्ट कानून था, ये भी इन्हें दुरुस्त किया है। मोदी साहब की बहुत बातें बहुत अच्छी बातें लगती हैं, बहुत कमी भी रही होंगी, कई बार गलतियां भी होती हैं। मैं कोई यूं नहीं कि मोदी साहब की हर बात का मैं कोई कायल हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये इनका मैं कायल हूँ जो सोचे भी नहीं जा सकती थी हुई। और जहाँ तक अब कांग्रेस पार्टी की बात है जी, आप देखो कांग्रेस में बहुत बड़ा रोड़ा चल रहा है आपस में जी। कांग्रेस वाले जो भाषा बोलते हैं, कभी आप गौर से सुनना, ऐसा लगता है जैसे इमरान के चेले हों, जैसे पाकिस्तान से आए हुए लोग हों, लगते ही नहीं कोई इंडियन कांग्रेसी भाई। आप बताओ कोई लगता हो तो, लगता है आपको? एक भी कांग्रेसी कोई हिंदुस्तानी लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे इमरान की पार्टी के हैं, पाकिस्तान के हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। और एक बात और बताता हूं जी, जो आदमी अपनी जड़ से कट जाता है वो आदमी समाप्त हो जाता है। एक कितना ही बड़ा वृक्ष हो, जब जड़ से काट दो उसकी खत्म है, तो उसके बाद पन पे इनकी जड़ कट चुकी है। मुझे नहीं पता आगे क्या बनेगा, भगवान जानता है क्या बनेगा, लेकिन कांग्रेस की जड़ कट चुकी है। आप देखो ये लड़का घूमता रहता है राहुल, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा नेता घूम रहा है। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, किसी ज़माने में देश की आज़ादी में बड़ा रोल था। तकरीबन ये बीजेपी वाले भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सारे कांग्रेसी ही थे और क्या थे। सारी पार्टियों के लोग इसी में से आए हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। चलो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी। थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप आए हो, आपका स्वागत है। और आपने हमारे मन की बात पूछ के लोगों तक पहुंचाने का काम आप करोगे जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज इतना बड़ा इंटरव्यू पहले कभी नहीं हुआ और इतनी बातें, डीपली बातें कभी नहीं हुई। आज राम कुमार गौतम जी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में इतना बड़ा इंटरव्यू हुआ और सारी मन की बातें, सारा निचोड़ काट लाए भाई। ईब जनता के सोचा है
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। पूरा इंटरव्यू देख कर ही राय देना भाई, 1 मिनट का इंटरव्यू देखकर मैसेज करना जो बेतुकी सी बात है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।